नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की यह कहानी मेरे एक परिचित ने मुझे भेजी है, जो कि एक भूतिया बस के सफर की है। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। हम अगली वीडियो के अंत में आपका नाम जरूर लेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपने देश भारत में कई जगहें ऐसी हैं जहां आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, हमेशा अनजान बनकर रह जाता है। कुछ जो ज्यादा दिमागदार खुद को समझते हैं, उनकी भी बुद्धि धरी रह जाती है। ऐसी ही एक घटना बयां कर रहा हूं। एक लड़का जिसका नाम रमन जोशी है, वह अब भी एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा था। मासिक सैलरी अच्छी थी, घर पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी कंपनी इतनी खराब थी कि कर्मचारियों की छुट्टी काफी रात में करती थी। रमन की सैलरी अच्छी थी, इसलिए नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का कुछ भरोसा नहीं होता। अपने करने से कुछ नहीं होता जब तक ऊपर वाले की इच्छा ना हो। रमन को इससे कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जब छुट्टी होने के बाद बस नहीं मिलती थी, तब रमन काफी चिड़चिड़ा और परेशान हो जाता था। रमन अक्सर यही चाहता था कि छुट्टी होने के बाद जितनी जल्दी हो सके वह घर पर सही सलामत पहुंचे। रमन 4 भाइयों में से तीसरे नंबर पर आता था। कभी कभी दिन तो ऐसे आ जाते थे कि रमन को रात अपनी पूरी कंपनी में ही बितानी पड़ जाती थी, क्योंकि कभी कभी बस नहीं मिलती थी। दिन बुधवार, तारीख 25। आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं और रमन ड्यूटी पहुंचे ही थे कि कुछ कर्मचारियों ने कंपनी में हड़ताल कर रखी थी। हमने अपने सुपरवाइजर से बात की। उसने कहा कि 2 या 3 घंटे बाद कंपनी की हालत स्थिर हो जाएंगे, तभी आप लोग काम करने आना। हम बहुत ही खुश हुए। हमने पूरे 3 घंटे मजे से काटे। 3 घंटे बाद मामला शांत हुआ। जैसे तैसे हम कंपनी में पहुंचे। काम करते करते रात के 9 बज गए। तभी कंपनी का सुपरवाइजर आता है, कहता है, सभी कर्मचारी अपना काम बंद करके एक लाइन से कतार में खड़े हो जाएं, आज मीटिंग होगी। हम तो सुबह से ही इन्हीं शब्दों को सुनने का इंतजार कर रहे थे। इनको सुनते ही हमें ऐसा लगा मानो 10 महाशक्तियों की शक्ति मिल गई हो। हमने तुरंत काम बंद किया और लाइन में खड़े हो गए। आगे रमन, पीछे मैं। रमन मुझसे कहता, तू बता आज क्या होगा। मैं कहता, कंपनी बंद होने वाली है। रमन कहता, चल झूठे, कंपनी बंद नहीं होगी। फिर मैं कहता, कंपनी बंद होगी। करते कराते दोनों कभी शर्त लगाकर, कभी एक दूसरे को चिढ़ाते। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ था कि उतने में एक कड़क आवाज सामने से आई। सभी लोग शांत। क्या भेड़ बकरियों की तरह में लगा रखा है। अक्सर इस तरह के मधुर शब्द सुनते ही इस तरह की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के जुबान पर ताला लग गया। ऐसा नहीं है, इस श्रेणी में हम भी सम्मिलित थे, तो हमारे भी जुबान पर ताला लग गया। सबने कान खड़े कर ली कि आज कंपनी में क्या होने वाला है। तभी सुपरवाइजर ने बोला कि आज कंपनी में हड़ताल हो गई है, जिससे कर्मचारियों ने कंपनी में काफी तोड़फोड़ की है। कंपनी का काफी नुकसान हो गया है, इसीलिए कंपनी अगले आदेश तक बंद रहेगी। जब कंपनी खुलेगी तब आप लोगों को बुला लिया जाएगा। बस फिर क्या था, सारी बात छोड़िए। मैं शर्त जीत चुका था। मैंने रमन का मुंह देखा। रमन का मुंह उदास था। रमन ने बताया कि कारण यह नहीं है कि मैं शर्त हार गया, परंतु कारण यह है कि यह कंपनी सैलरी अच्छी दे रही थी अन्य कंपनियों के मुकाबले। बात तो सही थी। मैं भी उदास हो गया। हम सुबह तक तो बहुत हंस रहे थे, लेकिन अब मुंह उदास हो गया। हमें अपने पैसे की चिंता होने लगी, पैसे मिलेंगे या नहीं। हम लोग धीरे धीरे घर को निकले। मैं और रमन सर को नीचे किए, आंखों में पानी भरकर कुछ बड़बड़ाते हुए चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी संतोष था कि अब रात में घर जाने से छुट्टी मिल गई। अब हम बस स्टैंड पहुंच चुके थे। मीटिंग से हम 2 घंटे लेट हो चुके थे। अब मैं, रमन और कंपनी के 2-3 लड़के और थे। सब बस का इंतजार कर रहे थे। रात हो चुकी थी। हम ठंड के मारे कांप रहे थे, ओंठ फड़फड़ा रहे थे। हम दोनों ने जैकेट तो पहन रखी थी, लेकिन ऊपर से रमन ने कंबल निकाला। हम दोनों ने उसे ओढ़ लिया। अब थोड़ी राहत थी। हम कुल 4 लोग थे। सभी लोग एक साथ बैठे बस को एकटक देख रहे थे। कभी कोहरे को देखते, फिर कभी मैं रमन को देखता, फिर कभी उन लोगों को देखता, फिर उस सुनसान सड़क को देखता। आसपास कोई होटल नहीं, कोई आदमी नहीं। धीरे धीरे रात के 11 बज गए। अब एक अंतिम बस वहीं रह गई थी। उसको हम लोग 11 बजे वाली बस कहकर बुलाते थे। कारण भी यही था कि वो 11 बजे आती थी। बस वही एक अंतिम बस भी थी। अचानक हमें हल्की रोशनी दिखाई पड़ी।
हमारे सबकी नसों में एक बिजली दौड़ पड़ी। हम सब तुरंत खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मानो आईपीएल में किसी खिलाड़ी ने छक्के जड़े हों। बस वाले ने बस रोकी। जिंदगी में ऐसी भीड़ मानो किसी ने बोरी में रुई को ठूस ठूस कर भर दिया हो। हमने तुरंत अपनी 3 फुट टांग को तुरंत 8 फुट करते हुए बस की छत पर चढ़ने को उतावले हो गए। तभी मोटे पेट से घनी मूंछों वाले कंडक्टर ने रौब भारी आवाज में कहा, प्रति सवारी 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। सुनते ही आग लग गई, मरते क्या न करते। रमन ने तुरंत 200 का नोट लपकाया। जैसे भूखे कुत्ते की तरह कंडक्टर ने हाथ बढ़ाया। मुस्कुराते हुए हमसे बोला, नोट बड़े कड़क है साहब। मैंने तुरंत कहा, हाँ बस अभी पैदा किया है। जोरदार ठहाका मरते हुए बस कंडक्टर ने जवाब दिया, अजी क्यों गुस्सा होते हो साहब, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। कंडक्टर की एक एक बात मानो आग लगा रही थी। हमारी मजबूरी थी जो कि बस अंतिम थी। हमने मन ही मन सोचा, अगर भगवान कभी धरती पर आए और अपनी अंतिम इच्छा मांगने के लिए बोला तो मैं यही कहूंगा कि इस कंडक्टर को मौत नसीब कर दो। अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। हम तुरंत बस की छत पर चढ़ गए। एक तो ठंड, दूसरे बस पूरी कोहरे से गीली हो चुकी थी, तीसरे हम कांप रहे थे, चौथे बस के ऊपर बैठना था और बस रात में बहुत तेज चलती थी। तभी रमन ने मुझसे कहा, लग रहा है हम 1 हफ्ते तक बेड पर पड़े रहेंगे। ठंड लगना तो पक्का है भाई। मैंने तपाक से जवाब दिया, घर जाकर बस एक ही प्रार्थना करूंगा कि ठंड ना लगे। आम आदमी होता तो ये बस छोड़ देता, निराश हो जाता, लेकिन हालात ऐसे हो चुके थे कि हमें बस पकड़नी थी। हमारी हालत खराब हो रही थी, बस तेज चल रही थी। सरसराहट की आवाज, ठंडी हवा हमारे बदन को चीर देती। कभी मैं कांपता, कभी रमन। बस की छत पर हम दोनों के अलावा 4 लोग बाहरी थे, कुल 6 लोग बैठे थे। हमारा घर आने में अभी 8 बस स्टॉप बाकी थे। हमें 70 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हम एक रास्ते पर जा रहे थे। गाड़ियां चल रही थीं। सड़क के किनारे लगे खंभों की रोशनी हमारे बस को प्रकाशित कर रही थी। पहला बस स्टॉप आया। मुश्किल से 12 यात्री उतरे होंगे, फिर बस चल पड़ी। बस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि इसमें से कोई यात्री न उतरे हो। इतनी ही देर में मेरे हाथ सुन्न पड़ चुके थे। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आंसू का अर्थ रोने वाले आंसू नहीं, बल्कि ठंड से लगने वाले आंसू थे। तभी मेरे पास सामने ही बैठा एक आदमी बोला, हम सबको अपने अपने कंबल को एक साथ कर लेना चाहिए और सभी लोगों को एक साथ बैठना चाहिए ताकि सब लोगों की गर्मी आपस में लगती रहे। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई तजुर्बेदार आदमी है। हमने तुरंत ही वैसा किया। एक मेरा कंबल और 3 कंबल और मिल गए। अब कुल 4 कंबल हो चुके थे। हमने चारों कंबल को एक साथ लपेट लिया। 4 कंबल में 6 आदमी, यही एक चारा था। सभी लोग एक साथ बैठ गए। बस इतनी तेज चल रही थी कि कभी दाएं कभी बाएं हो रही थी। उसी बीच कभी कंबल थोड़ा सा खुल जाता तो हवा सरसराहट आती। रमन मुझसे बस एक बात कह रहा था, हे भगवान कैसे भी करके सही सलामत घर पहुंचा दे। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी करके सही सलामत घर पहुंचा दें। तुरंत मैंने अपने पास में ही दाएं तरफ बैठे एक व्यक्ति से पूछा, भाई आपको कहां जाना है? तभी भाई ने जवाब दिया, कोयम्बटूर। मैंने कहा, घर से थोड़ा जल्दी निकलते तो अब तक पहुंच चुके होते। तभी भाई ने कहा, घर से तो जल्दी निकले थे लेकिन मेरे पास वालों ने मुझे लेट कर दिया। तभी उनके पास बैठे एक महाशय ने कहा, मुझे तो डर लग रहा है। मैंने कहा, इस सनसनाते हुए हाईवे पर किस चीज का डर है? कोई दुर्घटना ना हो जाए, बस उसी का डर मुझे भी सता रहा है। तभी रमन ने तपाक से कहा, मैंने सुना है कि रात को बस वाले नशा करके बस चलाते हैं। बस ये बात सुनते ही सबके मुंह पर चुप्पी सी हो गई। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि कहीं उनका ड्राइवर भी नशे में गाड़ी नहीं चला रहा है। अभी सब यही सोच ही रहे थे कि अचानक बस ने बड़ी तेजी से दाईं ओर मुड़ना शुरू किया। दाईं ओर बैठे सबसे अंतिम में महाशय जी गिरने ही वाले थे कि हम सब ने उन्हें कस के पकड़ लिया। वह बस कंडक्टर और बस ड्राइवर को गाली देते हुए चिल्लाए, मेरी जान ले लेगा। हमने उन्हें शांत रहने के कहा। तभी हमारे साथ बैठे एक महाशय जी ने कहा, बस को कसकर पकड़ कर रखें। तब तक हमारा कंबल खुल चुका था। इतनी देर बाद हम सब कुछ गर्म हुए थे। सब बेकार हो गया और हमें ठंड लगने लगी थी, लेकिन हमें पता था कि हिम्मत हारने से कुछ भी नहीं होगा और हम ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर कंबल तो खुलेगा ही। तभी बस बाएं तरफ मुड़ती है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है।
दूसरा बस स्टॉप आता है। वहां पर फिर 20 से 25 आदमी नीचे उतरते हैं। वहां पर उनको लेने वाले आए हैं। उन सब के पास गाड़ियां हैं। उन सबको देखकर ऐसा लगता है मानो वर्षों बाद इंसान के दर्शन हुए हैं। फिर बस के इंजन ने बड़ी तेजी से पीछे काला धुआं फेंक कर जोर लगाया। बस फिर चल पड़ी। बस की इंजन की आवाज तो हमें यह साफ साफ बता रही थी कि वह अपने अंतिम दौर में है। बाएं तरफ बैठे ताऊ अब बस ड्राइवर को लगातार गालियां देते जा रहे थे। उनमें से ही एक सज्जन इंसान मेरी तरफ देखकर बोले, क्या किसी के पास बीड़ी और माचिस है? हमने उनकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, यहां सबको अपनी जान बचाना भारी पड़ रही है, इन्हें बीड़ी और माचिस की पड़ी है। झल्लाते हुए सभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अरे गुस्सा क्यों होते हो? बीड़ी के धुआं से और ज्यादा गर्मी होगी। बात तो सही थी, क्योंकि हम जितने लोग थे अब तक सभी लोगों के हाथ सुन्न पड़ चुके थे। तभी एक अंकल ने बीड़ी और माचिस दिया। अंकल ने फटाफट उसको प्रयोग में लाया और एक लंबा कश लगाया। मुंह और नाक से धुआं छोड़ने की प्रक्रिया ने उनको इतना सक्षम बना दिया था कि उनके मुंह से निकलता हुआ धुआं ईंट के भट्टे की चिमनी से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। हम सब एकटक इन्हीं महाशय की तरफ देखे जा रहे थे। धुआं निकलते ही कुछ ने खांसा, कुछ ने नाक दबाई, कुछ ने मुंह सिकोड़ा। मुझे तो ऐसा लगा आज मेरी आंख बाहर आ जाएगी। मैं सोचता हुआ बोला, इससे गर्मी तो हो सकती है, परंतु यह ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता। अब तक बस 40 किलोमीटर तक तो आ चुकी होगी। अरे नहीं, ज्यादा 35 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हो? 50 किलोमीटर तो पार कर चुकी है। हम सब यही अंदाजा अभी तक लगा रहे थे, परंतु कोई भी एक दूसरे से सहमत नहीं था। तभी शांत बैठे एक महाशय जी ने अपने जमाने की बात छोड़ दी। उन्होंने हम दोनों की तरफ उंगली करते हुए कहा कि तुम दोनों नौजवान पढ़ने लिखने की उम्र में क्या करते हो इतनी रात को? रमन ने मेरी तरफ देखा, मैंने रमन की तरफ। रमन ने उत्तर दिया, महाशय जी, हम तो चले जाते पहले ही, लेकिन हमारी कंपनी में काफी देर में छुट्टी होती है। महाशय जी ने तपाक से कहा, कैसी कंपनी में काम करते हो जो रात में छुट्टी करती है? जी बस मिल गई। रमन ने ज्यादा बात ना बढ़ाते हुए छोटा उत्तर दिया, परंतु महाशय जी को अभी और जानकारी चाहिए थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे सब की उम्र में हम लोग 10 किलोमीटर तक ऐसी कड़कती ठंड में पैदल चल लेते थे। 40 वर्ष तक हमने ठंडे में कभी कपड़े नहीं पहने। मैंने जोरदार ठहाका लगाया और कहा, महाशय जी, आप ठंड में कभी कपड़े ही नहीं पहनते थे। सभी लोग हंस पड़े। बोले, कपड़े नहीं पहनने का अर्थ होता है ठंड के कपड़े नहीं पहने। रमन ने कहा, महाशय जी, आपकी उम्र तो ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष लग रही है। 40 वर्ष आपने बिना कपड़े पहने गुजार दिए, अर्थात आपने फिर कंबल क्यों रखा है? आप तो वैसे भी यह सब झेल लोगे। अब महाशय जी इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने एक हाथ से गाड़ी पकड़कर रमन की पीठ थपथपाई। आखिर कैसे भी हो, रमन ने हमारे नवयुवकों की लाज रख ली। तभी एक महाशय जी बोले, अभी इस मुसीबत से निकलो, जब सही सलामत घर पहुंचेंगे तभी अपने अपने जमाने की बातें कर लेंगे। सभी लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। बोले, बात तो सही है, अभी बस मुश्किल से कुछ ही किलोमीटर चली होगी। बस ने फिर से दाएं मुड़ना शुरू किया। फिर एक बस स्टॉप आया। वहां पर 20 से 30 आदमी उतरे। वहां पर भी उनके सगे संबंधी उनको लेने के लिए अपने अपने साधनों से आए हुए थे। तभी बस कंडक्टर ने आवाज लगाई, सभी लोग नीचे आ जाओ, सीट खाली हो चुकी है। यह आवाज सुनते ही हमारी आंखों में तेज चमक आ गई, शरीर में अजीब सी फुर्ती महसूस हुई। हम फटाफट नीचे उतरने लगे। तभी अपनी उम्र की बातें करने वाले महाशय जी ने हमसे मदद मांगी। हमने तुरंत उन्हें अनसुना कर दिया। रमन ने मेरी तरफ देखकर कहा, जाओ अपनी उम्र के लड़कों को बुलाओ, तुम तो जवानी में बहुत ज्यादा उछल रहे थे। महाशय जी देखकर तुरंत समझ गए, ये दोनों लड़के मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। हम बस में चढ़े और जाकर के अंतिम से दूसरी सीट पर हम दोनों बैठ गए। बस की बनावट कुछ ऐसी थी कि दाईं तरफ 3 व्यक्तियों के बैठने की सीट थी, बाएं तरफ 2 व्यक्तियों को बैठने की सीट थी और अंतिम सीट काफी लंबी थी। उस पर 5 से 6 आदमी आसानी से बैठ सकते थे। अभी हम लोग बैठ ही रहे थे, तभी कंडक्टर साहब पर हमारी नजर पड़ी। हमने उन ताऊ को ढूंढा जो ऊपर बैठे थे और गिरने वाले थे। उन्होंने कंडक्टर को देखते ही जोर जोर से गालियां देनी शुरू कर दी। कैसे भी करके हम लोगों ने फिर उन्हें शांत करवाया। सभी लोग हंसने लगे थे। तभी हमारी बस में एक लड़की चढ़ी जिसकी उम्र महज 20 वर्ष होगी। वैसे तो लड़कियां और भी थीं, परंतु वह लड़की कुछ अलग थी, क्योंकि उसने अपना मुंह चुन्नी से ढक रखा था।
धीरे धीरे चलती हुई आगे से तीसरी सीट पर जा बैठी। बस चल पड़ी थी। अब हमें थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। हमने अपना कंबल ओढ़ा और आंख बंद करके बैठ गए। कभी कंपनी की बातें सोचते, फिर कभी बस की बातें सोचते, फिर अचानक आंखें खोलकर बस में बैठे हुए लोगों को देखते। बस अब तक 3 बस स्टॉप पर रुक चुकी थी। अब बस में एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं था। सभी व्यक्तियों के पास पर्याप्त सीटें थीं, बल्कि 2 व्यक्तियों के लिए सीटें खाली भी थीं। कुछ महिलाएं थीं, कुछ बच्चे थे, कुछ नौजवान थे, कुछ बूढ़े थे। काफी रात होने के कारण बच्चे सो गए थे। बूढ़े अपने पुराने गुजरे दिन की बातें कर रहे थे। तभी कंडक्टर बीच में आए और बोले, आप सभी लोगों को कोयम्बटूर जाना है। अब कोई बीच में पड़ने वाले बस स्टैंड का रह तो नहीं गया। सभी लोगों ने चुप्पी साध रखी थी, जिसका सीधा अर्थ था, अब कोई बचा नहीं है, सभी लोगों को कोयम्बटूर जाना है। बस कंडक्टर ने बस ड्राइवर से कहा, अब जितनी तेज हो सके उतनी तेज बस चलाओ। मैंने मन ही मन सोचा, ऐसा ना हो कहीं पहिया खुलकर अलग गिर पड़े। अब बस अपनी रफ्तार पर आ चुकी थी और सुनसान रास्ते पर चल रही थी। कभी दाएं बाएं मुड़ती, कभी खिड़कियों के खटखटाने की आवाज आती, कभी इंजन की आवाज आती। बस अपनी मस्तानी चाल में चली जा रही थी। बात यह गौर करने वाली थी कि उस लड़की में कोई हरकत नहीं हो रही थी, जो तीसरे बस स्टॉप से बैठी थी। बाकी सभी लोग एक दूसरे को इधर उधर आगे पीछे मुड़कर देख रहे थे, लेकिन वह लड़की सीधा मुंह किए हुए सर झुकाए बैठी थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा मैं क्यों दखल दूं, इसीलिए मैं चुप बैठ गया। बस आगे ब्रेक मारती है। हम लोग देखते हैं तो एक दुर्घटना हो चुकी है, पूरा सड़क जाम है। अब हमें किसी दूसरे रास्ते की तलाश करनी पड़ेगी। अब हम लोग काफी निराश हो जाते हैं। एक तो काफी रात हो चुकी है, दूसरे मुख्य रास्ता बंद पड़ा है। तभी बस ड्राइवर हमसे कहता है, हमें एक दूसरा रास्ता पता चला है जो इस जंगल के बीचों बीच से होकर जाता है, और अब हमारी मजबूरी है, हमें इस दूसरे रास्ते को ही चुनना पड़ेगा। कुछ लोग कंडक्टर से कुछ सवाल करते हैं कि कितनी दूर पड़ेगा, कुछ विचार देते हैं, यहीं रुक जाते हैं, कुछ कहते हैं यदि रास्ते में दुर्घटना हो गई तो। लेकिन अंत में सभी लोग तैयार हो जाते हैं और बस ड्राइवर बस को उस सुनसान और घने जंगल के बीच से होते हुए रास्ते पर चलाने लग जाता है। अब हम मुख्य रास्ते से सुनसान रास्ते पर कम से कम 10 किलोमीटर अंदर आ चुके होंगे। तभी अचानक से बस का पिछला टायर फट जाता है। इस स्थान से मुख्य रास्ते पर जलने वाली लाइट भी नहीं दिखाई देती। पूरी तरह से घने जंगल के बीचों बीच होते हैं। बस कंडक्टर उतरकर टायर बदलने लग जाता है। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि बस की लाइटें अपने आप ही बंद चालू होने लग जाती हैं। सभी लोग सोए हुए थे। मैं खिड़की से बाहर झांक रहा था। तभी मैंने रमन को जगाया और दिखाया कि अचानक बस की लाइट बंद चालू क्यों हो रही है। हम लोग अभी लाइट को ही देख रहे थे कि बस के अंदर की भी लाइटें बंद और चालू होने लगी। अचानक से आगे की तरफ बैठे हुई लड़की ने हम दोनों की तरफ पीछे मुड़कर देखा। क्या खूबसूरत चेहरा था। मुझे तो वह लड़की दिल में छा गई। मैंने रमन से कहा, बस को 1-2 साल तक और खराब ही रहना चाहिए। रमन मेरी बातों को समझ रहा था। मैंने उसकी तरफ से नजरें हटाई और खिड़की से जंगल की तरफ देखने लगा। मेरी नजर भले ही दूसरी तरफ थी, लेकिन आंखों के सामने बस उसी लड़की का खूबसूरत सा चेहरा नजर आ रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया कि कोई लड़की 180 डिग्री बिना धड़ को हिलाए अपनी गर्दन कैसे मोड़ सकती है। फिर मैंने सोचा कि उस लड़की ने अपनी गर्दन को पीछे जिस प्रकार मोड़ा था, उस तरीके से हम साधारण व्यक्ति नहीं मोड़ सकते। अचानक से मैंने रमन की तरफ देखा और रमन ने भी उसी समय अचानक मेरी तरफ देखा, जिसका सीधा मतलब यह होता है कि रमन भी उसी लड़की के बारे में, उसके गर्दन को मोड़ने की प्रक्रिया को सोच रहा था। हमने उस लड़की की तरफ देखा, लेकिन तब तक वह गर्दन सीधी कर चुकी थी और सर नीचे झुकाए बैठी थी। लेकिन हम दोनों ने इस बात को भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि हो सकता है कुछ व्यक्तियों की गर्दन 180 डिग्री मुड़ जाती हो। तभी ड्राइवर अपना कुछ सामान लेने गाड़ी में आया। लड़की ने ड्राइवर से कहा, मैं एक नंबर करके आ रही हूं। ड्राइवर ने कहा, ज्यादा दूर मत जाना, यहीं कहीं आसपास में ही रहना। लड़की नीचे उतर गई। मैंने ड्राइवर से पूछा, अभी कितना समय लगेगा? ड्राइवर ने कहा, बस चलने वाली है। ड्राइवर अपना सामान लेकर वापस पीछे गया और लड़की आकर बस में बैठ गई। उसकी आवाज सुनने के बाद मुझे विश्वास हो गया था यह कोई अच्छी लड़की है। लेकिन पीछे मुझे ड्राइवर की आवाज आ रही थी, जो कंडक्टर का नाम लेकर बार बार बुला रहा था। आवाज रुक रुक कर आ रही थी। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। बस ड्राइवर कुछ देर बाद आया और बस में बैठ गया। बस को चालू करके फोन करने लगा। फोन नहीं लगने पर वह गाड़ी का हॉर्न बजाने लगा।
वह मुंह से कुछ बड़बड़ा भी रहा था। वह रुक रुक कर हॉर्न बजा रहा था। 5 मिनट गाड़ी में बैठने के बाद वह नीचे उतरा। गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर कंडक्टर को आवाज लगाने लगा। 10 मिनट बाद वह गाड़ी में आया और गाड़ी में अंदर बैठी सवारी की तरफ देखने लगा। उसकी नजर एकाएक मेरी तरफ टिक गई। मैंने तब उससे पूछा, क्या हो गया? उसने बोला, कुछ नहीं। मैंने कहा, चलो फिर। उसने कहा, हाँ, बस चल रहा हूं। यह कहकर वह फिर अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। आधे घंटे बीतने के बाद अब 1 बज चुके थे। ठंड जोर पकड़ चुकी थी। ठंड के मारे ड्राइवर कांप रहा था। अचानक आगे बैठे हैं महाशय जी ने ड्राइवर से पूछा, कंडक्टर कहाँ गया? ड्राइवर ने कहा, पता नहीं। मैं सामान लेने इधर आया तो पीछे खड़ा था। मैं सामान लेकर पीछे गया, वह मुझे मिला ही नहीं। ये बात सुनकर सभी के मन में सिरहन से उड़ गई। कुछ ठंड के मारे, कुछ भय के मारे कांपने लगे कि कंडक्टर कहाँ गया। मैंने भी खिड़की के बाहर कंडक्टर के नाम की आवाज लगाई। ड्राइवर ने भी लगाई। जो जो लोग खिड़की के पास बैठे थे उन सभी ने आवाज लगाई। एक ताऊ ड्राइवर से बोले, कंडक्टर को छोड़ो, बस चलाओ, चलो। ड्राइवर इन महाशय के ऊपर बड़े तेज उखड़ पड़ा। बोला, मैं अपना कंडक्टर छोड़ करके बस कैसे चलाऊं? महाशय जी भी उखड़ कर बोले, तुम्हारा कंडक्टर 10 वर्ष तक नहीं मिलेगा तो तुम यहीं खड़े रहोगे। ड्राइवर बोलो, क्या तुम्हें पता है मेरा कंडक्टर 10 वर्ष तक नहीं मिलेगा? महाशय जी बोल पड़े, जब तुम्हारा कंडक्टर अभी नहीं मिल रहा है तो 10 वर्ष तक नहीं मिलेगा। नहीं तो इतनी रात को क्या भंडारा हो रहा है कहीं जो खाने गया है? इन दोनों के बीच में काफी तीखी बहस हो रही थी। अंत में एक महाशय जी की एंट्री और हुई और बोले, हम लोग इतनी कड़ाके की ठंड में अपना हाथ कंबल से निकाल नहीं पा रहे हैं। आपका कंडक्टर इतनी बीती रात कहां पर है? ड्राइवर ने कहा, मैं भी वहीं तो पता कर रहा हूं। मुझे पता होता तो मैं आवाज क्यों लगता? मैंने मन ही मन बड़बड़ाया, कहा, पता नहीं कहां के बस और कंडक्टर हैं, ये रात को ही गायब हो जाते हैं, सवारी को बीच रास्ते में छोड़कर। मैंने तेज आवाज में ड्राइवर से कहा, जैसा भी है करो, लेकिन यहां से जल्दी निकलने की कोशिश करो। तभी एक महाशय अपने टॉर्च लेकर उठे। बोले, सभी लोग आसपास ढूंढ लेते हैं, ऐसे बैठने से कंडक्टर तो मिलेगा नहीं। बस में से मुश्किल से 5 लोग नीचे होते हैं, जिसमें मैं भी शामिल था। ड्राइवर भी नीचे उतरा और सभी लोग आवाज लगाने लगे। कुछ आगे गए, कुछ पीछे गए। 2 लोग आगे पीछे बस के आसपास खड़े हो गए। आवाज लगाते रहे परंतु कंडक्टर कहीं दिखाई न दिया। तभी बस ड्राइवर को गुस्सा आ गया। उसने बोला, सभी लोग बस में बैठो, चलो, मिले या ना मिले, जो होगा देखा जाएगा। हम सभी लोग क्या करते? ठंड के मारे हम लोग कांप रहे थे। हम सभी लोग बस में बैठ गए। ड्राइवर ने 5 मिनट और प्रतीक्षा की और आवाज मारकर बस चलाने लगा। वह धीरे धीरे बस चला रहा था और हॉर्न भी बजा रहा था। उसको आशा थी कि कहीं भी कंडक्टर इस हॉर्न को सुनेगा तो अवश्य आएगा। अभी बस मुश्किल से 100 मीटर दूर ही आई होगी कि अचानक रुक गई। बस को बस ड्राइवर ने दोबारा चालू किया, लेकिन तभी हम लोगों ने कहा, 2 मिनट रुक जाएं, हम नंबर 1 करके आ रहे हैं। मैं और कुछ महाशय कुल 3 लोग बस के नीचे उतर गए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर सभी लोग खड़े हो गए। तभी एक महाशय जी जोर से चिल्लाए, अरे कंडक्टर तो यहां पड़ा है। बस के अंदर से सभी लोग बाहर उतरने लगे। हम लोग भी उसे भागकर देखने गए तो कंडक्टर का धड़ पड़ा था, सिर गायब था। पूरा बदन उसका बड़े बड़े नुकीले दांतों से और नाखूनों से खुरेचा गया था। हम लोग बस की तरफ भागे और ड्राइवर से बोले, जितनी जल्दी हो सके इस जंगल को पार करो, अब कोई भी बस के नीचे नहीं उतरेगा। बस के सभी लोग घबरा चुके थे, कुछ लोग रो रहे थे। बस ड्राइवर भी बस को तेज रफ्तार में भगा रहा था। बस जितनी अंदर जंगल की तरफ जाती, जंगल उतना ही गहरा होता जाता। बस के अंदर सभी लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि तुमने बोला था इस रास्ते को चुनने के लिए, तुमने बोला था इस रास्ते से जाने के लिए। इन सभी घटनाक्रम के बीच मुझे बस में बैठी हुई वह लड़की बहुत ही संदिग्ध लग रही थी। मैंने अब सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं इस लड़की पर नजर रखूंगा। सभी लोग घबराए हुए थे, कुछ रो रहे थे, कुछ तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी करके सुबह हो जाए। कुछ कंडक्टर की हालत को देखकर खुद को गालियां दे रहे थे। पूरी बस में भय का माहौल हो चुका था। सभी लोग एक दूसरे को देखकर यह अंदाजा लगा रहे थे कि फिर कभी देख पाएंगे या नहीं। जो होना था वह तो होकर ही रहेगा, उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। परंतु सोचने वाली बात यह थी कि कंडक्टर का वह हाल किया किसने। तभी रमन ने बोला, शिवम,
चाहे जो हो तुम जाओ और उस लड़की से बात करो। थोड़ी बातें इधर उधर की करना ताकि उसे हम पर संदेह ना हो। मैंने रमन की बात को तो पहले मानने से इनकार कर दिया, परंतु जब और लोगों की तरफ देखा तो मुझे काफी दया आ गई। मैंने सोचा हो ना हो, लेकिन मुझे इस लड़की से बात तो करनी ही पड़ेगी। मैं उस लड़की के पास पहुंचा और बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, लड़की थोड़ी सी खिड़की की तरफ खिसक गई, मतलब उसने मुझे बैठने के लिए सीट दी। लगभग 10 मिनट बैठने के बाद मैंने उस लड़की के हाथ की तरफ देखा। उसके बड़े बड़े नाखून और लाल कलर का नेल पॉलिश भी नाखून में लगा रखा था। मेरी रूह कांप गई और मुझे कहीं ना कहीं पूरा भरोसा हो गया था कि जो कंडक्टर का शरीर बुरी तरह से नाखूनों से खरोचा गया था, कहीं इन्हीं नाखूनों से तो नहीं। फिर मैंने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, आप कहां तक जाएंगी? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा पूछा, आप कहां तक जाएंगी? क्या आप कोयम्बटूर तक जा रही हैं? मेरे इन प्रश्नों का भी अब तक कोई जवाब न था। मैं कुछ देर बैठा रहा और फिर उसकी शीट से उठकर रमन के पास आ गया। मैंने रमन को सारी बात बताई। रमन ने कहा, मुझे बस पूरे सफर में इस लड़की पर नजर रखनी है। जैसे ही रमन ने इस बात को कहा, लड़की ने तुरंत हमारी तरफ मुड़कर देखा। रमन और मैं दोनों चौंक गए कि यह बात लड़की को कैसे पता चली। अब हम दोनों के मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। हम सोच रहे थे करें तो क्या करें, सिर्फ बैठे बैठे नजर ही रख सकते हैं। खैर, जैसे तैसे बस चलती गई। कुछ दूर चलने के बाद चौथा बस स्टॉप आया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ना कोई किसी को लेने वाला, ना कोई उतरने वाला। जब बस ड्राइवर ने देखा कि वहां पर कोई नहीं है, तो बस ड्राइवर ने भी तुरंत बस चालू किया और आगे बढ़ना शुरू किया। हम अब काफी आगे आ चुके थे। तब बस दोबारा रुक गई। जैसे ही बस रुकी, मेरे दिमाग में आया कि अब क्या होने वाला है। मैं और रमन दोनों होशियार हो गए और तत्परता से उस लड़की की तरफ नजरें टिका ली। जैसे ही बस रुकी, लड़की ने हरकतें करना शुरू की। कभी दाएं देखती, कभी बाएं देखती, कभी बस से बाहर की तरफ देखती, कभी बस में बैठे लोगों को देखती। माना कि यह तो सामान्य सी बात है, हम इससे ज्यादा भयभीत नहीं हुए। अचानक से उसने बस ड्राइवर को बोला, बस रोकिए, मुझे नंबर 1 जाना है। बस ड्राइवर बोला, यहाँ काफी जंगल है, थोड़ा आगे जब रास्ता साफ होता है वहां बस रोक देंगे। लड़की कुछ पल शांत हुई और सिर्फ ड्राइवर से बोली, बस रोकिए, मुझे नंबर 1 जाना है। बस ड्राइवर समझाते हुए बोला, मैडम आप तो जानती हैं हम लोगों की क्या हालत हो चुकी है, कम से कम रास्ता साफ तो होने दीजिए, या और किसी को मरवाना चाहती हैं। लड़की इस पर शांत हो गई और हंसने लगी। उसकी हंसी से बस ड्राइवर और बस में मौजूद सभी यात्री हैरान हो गए कि यह हंस क्यों रही है। अब क्या था, हमारा शक धीरे धीरे सत्यता में परिवर्तित हो रहा था। 10 मिनट बस चलने के बाद आगे जाकर रुकी और बस ड्राइवर ने लड़की से बोला, जाओ मैडम, कर आओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी आ जाना। हम ज्यादा देर जंगल में बस नहीं रोक सकते। मेरे अंदर तो तत्परता थी उस लड़की को जानने की। मैंने भी सही मौका देखकर कहा, अकेले आप नहीं जाएंगी, बस में बैठे किसी भी एक यात्री को अपने साथ ले जा सकती हैं। मैंने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम आप इनके साथ चले जाइए। वह उस लड़की के साथ जैसे ही जाने को उठी, उस लड़की ने तुरंत मना कर दिया। बोली, कोई बात नहीं, मैं यही हूं, बस 2 मिनट में आ जाऊंगी। मैंने कहा, नहीं, इतने घने जंगल में आप बाहर जा रही हैं तो किसी को साथ ले जाएं। लेकिन लड़की मेरी बात अनसुना करते हुए बस से नीचे उतर गई। उसकी हरकत से सभी बस में बैठे यात्री नाराज थे, लेकिन किसी ने भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। मैंने बस ड्राइवर से पूछा, क्या हम सही सलामत बाहर निकल जाने की गुंजाइश में हैं? ड्राइवर ने कुछ भी उत्तर नहीं देते हुए उदास सा चेहरा बना लिया। मैंने फिर ड्राइवर से पूछा, आप लोग इतने वर्षों से बस चला रहे हैं, क्या आपको इस जंगल के बारे में नहीं पता? बस ड्राइवर ने कहा, पता तो है, लेकिन यहां पर ऐसा भी कुछ होता है ये नहीं पता था। फिर मैंने उस लड़की के बारे में ड्राइवर से पूछा। मैंने कहा, ड्राइवर ये बताओ, ये लड़की आपको कुछ संदिग्ध नहीं लगती? ड्राइवर ने कहा, मैंने तो अभी तक उस लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान बस चलाने और कंडक्टर की तरफ है। मैंने कहा, जब कंडक्टर की लाश मिली थी तो क्या इस लड़की ने उतरकर उस लाश को देखा था? ड्राइवर ने कहा, मैंने बस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मैं बस कंडक्टर की लाश देख रहा था और रो रहा था। मैंने कहा, जब से यह लड़की बैठी है हमें कुछ संदिग्ध लग रही है। हम पीछे से इस लड़की पर नजर रख रहे हैं, लेकिन हम चेहरा नहीं देख सकते, इसलिए आप अपने आगे वाले शीशे से इस लड़की की हर हरकत पर नजर रखें और उसका चेहरा देखने की कोशिश करें।
ड्राइवर ने कहा, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप चाहे तो आगे बैठकर इस पर नजर रख सकते हैं। मैं सिर्फ बस चलाने पर ध्यान दे पा रहा हूं। इतने में लड़की ऊपर आ गई। मुझे ड्राइवर के पास बैठा देख कुछ पल एकटक घूरती रही और उसके बाद अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। हम लोग फिर चल पड़े। मैं बस ड्राइवर के साथ बैठा था और रमन पीछे। हमारा प्लान धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। मैं आगे से नजर रख रहा था और रमन पीछे से। अब वह लड़की पहले से कुछ ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था मानो वह अपने आप को घुटन महसूस कर रही हो। वह कुछ पल खिड़की से बाहर देखती, फिर सर नीचे कर लेती, फिर ड्राइवर की तरफ देखती। उसकी यही प्रक्रिया बार बार हर 5 मिनट में चल रही थी। मैं इस प्रकार बैठा था कि मानो उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन मैं उसकी सारी हरकत देख रहा था। इसी प्रकार अब हमारा 5वां बस स्टॉप आ चुका था, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था और ना ही कोई चढ़ने वाला। मैं तो यही सोच रहा था कि अगर कोई गांव आ जाता हम सारे वहीं उतर जाते, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ड्राइवर बस से अपना कंट्रोल खो चुका था। बस बड़ी ही तेजी के साथ सड़क पर जा रही थी। ड्राइवर ने बड़े तेज आवाज लगाते हुए बताया कि बस का ब्रेक फेल हो चुका है, लेकिन बस की स्पीड अपने आप बढ़ रही है। बस अपना नियंत्रण खो चुकी थी। ड्राइवर जोर जोर से बचने की हिदायत दे रहा था। हम करते भी तो क्या? अचानक मेरी नजर उस लड़की की तरफ गई। वह इतनी बड़ी दुविधा में नीचे सिर करके हंस रही थी। मैं काफी तेज आवाज में उस लड़की की तरफ बोला, ओ सुनो, तुम हंस क्यों रही हो? यहां हम सब की जान मुश्किल में है और एक तुम जो हंस रही हो। इतने में रमन ने जोर से कहा, ये चुड़ैल है, हम इसे बहुत देर से देख रहे हैं। जब हम कहीं भी मुसीबत में रहते हैं तभी इसे बस के बाहर जाना होता है। ये जब से बस में बैठी है तभी से हमारी जिंदगी की ऐसी तैसी हो गई है। ड्राइवर भी बोला, हाँ हाँ भाई, मुझे भी इस पर कुछ शक है। इतने में बस में बैठी सभी औरतें रमन को बुरा भला और गालियां देनी शुरू कर दी, क्योंकि उसने एक लड़की के बारे में बिना जाने बोला था। औरतें तो रमन की तरफ मारने के लिए उतावली हो उठी, लेकिन कैसे भी करके उस परिस्थिति को सुधार लिया गया। तभी रमन ने गुस्से में कहा, देख लेना, हम इस बस से जिंदा घर नहीं जा पाएंगे। हमारी मौत पक्की है। तुम लोग अभी नहीं समझोगे, जब मौत सर पर आ जाएगी तब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। इस बात पर तो मैं और रमन पिटने से बच गए। इसी बीच में हमारी शर्ट फट गई। हमने बात नहीं बढ़ाई। रमन ने दोबारा कहा, हमें मारने से कुछ नहीं होगा। देख लेना, अगर आज हम जिंदा पहुंच गए तो समझो बड़ी बात है। देखो इसे कैसे मुझे घूर रही है। इतने में हम में से कोई समझ पाता कि वो लड़की अचानक उछलकर रमन की गर्दन पर जा बैठी और जोर जोर से उसका गला दबाते हुए सर ऊपर करके हंसने लगी। सभी लोग छुड़ाने के लिए लग गए। मैंने तो 4-5 घूंसे भी उसे जड़ दिए। इतने में उसने रमन को छोड़कर मुझे पकड़ लिया। फिर क्या था, रमन ने एक लोहे की रॉड से उसके पीठ पर दे मारा। लोहा की मार लगते ही वह बस के मुख्य गेट की तरफ भागी और हंसते हुए बोली, तुम में से कोई नहीं बचेगा। जैसे कंडक्टर मरा वैसे ही तुम सब भी मरोगे। हम इतना सुनते ही कांप गए। इतने में उसके पांव उल्टे होने लगे और सिर पीछे होने लगा। उसके बाल उलझे उलझे से होने लगे। उसकी त्वचा फटने और काली होने लगी। आंखों से खून निकलने लगा और आंखें सफेद होने लगी। शरीर पर पड़ा कपड़ा फटने लगा। हम यह सब दृश्य देखकर डर के मारे बस की खिड़कियों से कूद कूद कर भागने लगे। जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, लेकिन सुने कौन, हम तो घने जंगल में थे। मैं और रमन बस से कूद चुके थे। बस जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। अब हम सभी लोग बस के बाहर थे, ठंड के मारे कांप रहे थे। हम यही सोच रहे थे कि यदि हमें यहां कुछ हो गया तो हमारे घर वालों को भी पता नहीं लगेगा। रमन ने कहा, यार मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो लड़की हम सबको मार दे। मैंने कहा, यार जब सब मरेंगे तो हम कौन सा जीवित बचेंगे। लोगों के बीच में रहो ताकि हिम्मत बनी रहे। सब लोग रो रहे थे, वो लड़की अब हमें नहीं छोड़ेगी। सबके चेहरे पर अजीब सा खौफ था। सब लोग एक दूसरे की तरफ आंच भरी नजरों से देख रहे थे। कहीं से कोई चारा नहीं मिल रहा था। तभी रमन ने ड्राइवर से पूछा, क्या बस में अभी भी लड़की बैठी है? ड्राइवर ने कहा, नहीं। मैंने कहा, बस बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तभी ड्राइवर ने कहा, हम सबको आज की रात बस के अंदर ही बिता लेनी चाहिए। कल सुबह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बहुत ही कम लोगों की हिम्मत हो रही थी बस के अंदर जाने की। सबको ऐसा लग रहा था मानो लड़की अभी भी उसमें बैठी है। सभी ने ड्राइवर की राय में हाँ मिलाई और ड्राइवर के साथ धीरे धीरे
बस की तरफ जाने लगे। अभी बस से कुछ ही कदम दूर थे कि बस अचानक बहुत तेज हिलने लगी। सभी लोग पीछे की तरफ भागे। उसके अंदर से उस लड़की की हंसने की आवाज बहुत तेज आ रही थी। एक पल के लिए मानो ऐसा लगा कि वह हमारे सामने खड़ी हो। हमने कहा, हमें कहीं इस जंगल में सुरक्षित स्थान को ढूंढना चाहिए। शायद हमें कोई रात बिताने के लिए जगह मिल जाए। कुछ लोगों को शक था कि एक जंगल में सांप, कीड़े, बिच्छू आदि घूमते रहते हैं। यदि हम जमीन पर सोए तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और यहां पर तो सामना किसी जानवर से नहीं बल्कि भूत प्रेत से हो रहा था। अभी बातें हो ही रही थी कि अचानक से एक 5 साल का बच्चा जंगल की तरफ घसीटता हुआ जा रहा था। उसके माता पिता उसे बचाने ही दौड़े थे कि एक टूटी हुई पेड़ की टहनी उसके पेट से आर पार हो गई। यह दृश्य वास्तव में दिल दहलाने वाला था। लड़के के मरते ही भगदड़ मच गई। सभी लोग बहुत तेजी से पीछे की तरफ भागने लगे। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बाकी अन्य औरतों का भी काफी बुरा हाल था। वह मंजर ऐसा था कि मानो एक एक को पकड़कर फांसी की सजा दी जा रही हो। हम पूरी तरह से डर चुके थे और रो रहे थे। हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लड़के के मरते ही हम सबको अपनी मौत नजर आने लगी थी। हम अभी कुछ दूर पर ही थे कि अचानक एक बूढ़े चाचा को कुछ जंगल में दिखाई दिया। वह उसकी तरफ भागे। अरे मिल गया, अरे मिल गया। उनके मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी। हम लोग उनकी तरफ भागे और बोले, क्या मिल गया? लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह उसकी तरफ जंगल के अंदर भागते हुए जा रहे थे। भागते भागते अचानक चाचा गायब हो गए। हम लोग जोर जोर से आवाज लगाते रहे, कहीं भी दिखाई ना दिए। रमन ने कहा, लगता है बुढ़े की मौत आ गई थी। उसे जब सब कुछ पता है तब भी इतनी रात को मैराथन दौड़ लगा रहा है। मैंने कहा, रमन शांत रहो, हो सकता है उसको कुछ चीज दिखाई दी हो। रमन ने कहा, अरे क्या यार, शांत रहो। इतनी तेज तेज आवाज लगा रहा था। एक बार हम लोगों को नहीं बता पाया कि हमें वहां पर क्या दिखाई दे रहा है। हमारे साथ खड़ा एक लड़का बोला, लगता है बुड्ढा खत्म हो गया। रमन ने कहा, खत्म ही हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने साथ साथ दूसरों की भी जान जोखिम में डाल दें। अभी ड्राइवर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से ड्राइवर के सर पर खून टपकने लगा। इन सभी लोगों ने ऊपर देखा तो बुड्ढा ऊपर मरा पड़ा था। हम सबकी चीख निकल गई। हम सभी लोग रोड की तरफ भागने लगे। हम लोग अच्छे से जानते थे कि अगर हमें अपनी जान सलामत रखनी है तो किसी भी हाल में जंगल में नहीं घुसना है। हम लोग भाग रहे थे और अचानक उस लड़की की रोने की, चिल्लाने की आवाज आने लगी। अब हम और तेज भागने लगे। कुछ ही देर में हम सड़क पर आ चुके थे। सड़क पर आते ही एक अजीब सी खामोशी हो जाती, लेकिन जैसे ही जंगल में घुसते अचानक से रोने की, चिल्लाने की आवाज आने लगती। जिसको देखो सबकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। अब कोई करता तो क्या करता, बचने के सारे रास्ते बंद थे। रमन ने कहा, कोई भी आदमी किसी को भी ढूंढने नहीं जाएगा जंगल में। यदि हम जंगल में गए तो हमारी मौत पक्की है। तभी एक औरत बोली, क्या रोड पर अमृत है जो हमारी मौत यहां नहीं होगी? वह भूत है, वह हमारी जान कहीं भी ले सकता है, चाहे रोड हो या जंगल। औरत का जवाब तो सही था, लेकिन हम तब भी सड़क पर रहना ही ज्यादा समझदारी समझते थे। अचानक से वही बुढ़े की लाश हम सबके बीच में गिरी। हम लोग भागने लगे। तभी बुढ़े ने बोला, यहां से भाग जाओ, कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। हम लोग फिर से रोने लगे। अब करते तो क्या करते। तभी हमारी नजर एक पगडंडी रास्ते पर पड़ी जो कि जंगल के अंदर की तरफ जाता था। एक महाशय जी बोले, जंगल में पगडंडी रास्ता दिखने का मतलब है कि जंगल के अंदर कोई गांव जरूर है, तभी यह रास्ता जा रहा है। दिन में लोग इस रास्ते से आते जाते होंगे। हमें इसी रास्ते की तरफ अंदर जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। विचार बुरा नहीं था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसकी हो? और क्या शर्त है कि यह रास्ता या हमारा अनुमान सही होगा? यह रास्ता किसी गांव की ही तरफ जा रहा हो। एक पल के लिए मैंने सोचा, रास्ता किसी नदी अथवा किसी अन्य तरफ जा रहा हो तो? तभी रमन बोला, अरे यहां खड़े रहेंगे तब भी मरेंगे, चलो अंदर चलते हैं। कहीं ना कोई रास्ता तो अवश्य निकलेगा। धीरे धीरे हम लोग जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही दूर गए थे कि किसी के रोने और चीखने की आवाज आ रही थी। हम सभी लोगों ने डर के मारे अपना रास्ता नहीं छोड़ा और धीरे धीरे चलते रहे। तभी रमन ने मुझसे कहा कि मुझे लग रहा है मेरा हाथ कोई पकड़कर पीछे खींच रहा है। मैंने रमन से कहा, यार मजाक मत करो। रमन ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा हाथ कोई पकड़कर पीछे से खींच रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने कहा,
ये मजाक करने का समय नहीं है। रमन ने मुझसे कहा, यदि मैं मर जाऊं तो तुम सही सलामत पहुंचकर मेरे घर पर मौत की खबर दे देना। यदि तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारे घर पर मौत की खबर पहुंचा दूंगा। मैंने पूछा, यदि दोनों मर गए तो? रमन कुछ देर शांत रहा, फिर बढ़कर बोला, यदि सर्वनाश होना ही लिखा है तो वह होकर रहेगा, उसमें क्या गलती है। अब हमारा समय धीरे धीरे उबड़ खाबड़ पत्थरों और जंगलों को पार करता हुआ आगे जा रहा था। अचानक हमें एक पीपल का विशालकाय पेड़ दिखा। इसमें कई सारी इंसानी खोपड़ी लटकी हुई थी। हम लोग वह दृश्य देखकर हमारी रूह कँप गई, मानो एक पल के लिए हमारे प्राण पखेरु उड़ गए हों। लेकिन हमने वहां से जितनी जल्दी हो सके चलना उचित समझा और सभी लोगों को आदेश दिया कि आगे बढ़े, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अभी कुछ ही दूर आगे गए थे कि फिर बड़ी तेज किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रमन के साथ साथ वही लड़की चल रही थी। मैंने बड़े तेज रमन को आवाज लगाकर कहा, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे। जैसे ही रमन पीछे मुड़कर देखा, वह लड़की गायब हो गई। यह दृश्य मेरे साथ बाकी सभी लोगों ने देखा। सभी लोग रोने लगे। लेकिन करते भी तो क्या करते? रमन ने कहा, कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सभी लोग आगे चलें और तेज चलते रहेंगे। वह लड़की कभी रमन के पीछे पीछे चलती, कभी मेरे पीछे चलती, कभी किसी औरत के पीछे चलने लग जाती। लेकिन हम लोगों ने सोच लिया था कि अब नहीं रुकना है। हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस जंगल को पार करेंगे। तभी हमारे सामने कुछ खुला मैदान आ जाता है, परंतु कड़कती ठंड और अंधेरे के कारण वह भी बहुत ही डरावना लग रहा था। जमीन को देख करके हम पता कर सकते थे यह कोई खुला मैदान है। उसमें से एक औरत बोली, तुम लोग आगे चलो, मेरे पेट में कुछ दर्द है, मैं इन औरतों के साथ आती हूं। हम सभी लोग आगे बढ़ गए। उसके साथ दो औरत और रुक गई। अभी हम लोग कुछ दूर आगे ही आए थे कि अचानक उसी औरत की बहुत तेज चीखने की आवाज आई। हम लोग उसकी तरफ भागे, देखे तो वह औरत वहां खड़ी थी। उसके साथ एक औरत थी, मगर तीसरी औरत वहां पर गायब थी। उसका नाम रुक्मणी था। हमने रुक्मणी रुक्मणी चारों तरफ आवाज लगाया, परंतु जवाब कहीं से नहीं आ सका। मैंने उससे पूछा क्या हुआ था। उस औरत ने कहा, हम तीनों लोग बैठे थे कि अचानक से उसका गला पकड़कर घसीटते हुए कोई जंगल की तरफ लेकर गया। रमन ने पूछा, किस तरफ? औरत ने उंगली से इशारा कर दिया। रमन जंगल की तरफ ही जा रहा था कि मैंने बोला, रुको, मैं भी चलता हूं। देखो, हम लोग इतने साथ थे तो कोई भी व्यक्ति गायब हो जाए तो ढूंढना हमारा फर्ज था। हम उसको अकेला छोड़कर आगे नहीं जा सकते थे। हमें उम्मीद रहती थी कि क्या पता शायद वह मिल जाए। हम लोग काफी अंदर गए, परंतु रुक्मणी नहीं मिली। हमें खाली हाथ वापस आना पड़ा और उस औरत से बोले, यहां से तुरंत और तत्काल चलो। अब हमारे समूह में मात्र 9 लोग ही बचे थे। इसमें से 4 औरत 5 मर्द थे। हम डरे हुए थे, आखिर उस औरत के साथ क्या होगा। तभी रमन ने बोला, मुझे पता है वह लड़की उस औरत को कहां लेकर गई है। सबने पूछा, कहां? रमन ने जवाब दिया, अवश्य ही वह लड़की उस औरत को उसी खोपड़ी वाले पेड़ के पास लेकर गई होगी और उसकी बलि दे रही होगी। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि चलो तुरंत चलकर देखते हैं, और यदि वह जिंदी हो तो उसको छुड़ा लेंगे। लेकिन जिससे छुड़ाने जा रहे थे वह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक प्रेत और चुड़ैल थी। हमारी जिंदगी की आशा और उम्मीद बस वही पगडंडी वाला रास्ता था। हम अब अपनी चाल को दुगना कर चुके थे और बहुत तेजी के साथ जंगल में जा रहे थे। हमें पूरा विश्वास था कि यह रास्ता कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएगा। रात इतनी काली और कड़ाके की ठंड वाली थी कि हमें सामने क्या है कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। बस जमीन से ही अनुमान लगा सकते थे कि हम जिस पर चल रहे हैं वह जमीन सूखी, गीली, मैदान पथरीली आदि जैसी तो नहीं है। हम 9 लोगों में से सबसे ज्यादा औरतें डर गई थीं। चारों औरतों का बदन पूरी तरह से कांप रहा था। उनका भी डरना जायज था, क्योंकि अब तक हमारे सामने 3 मौतें हो चुकी हैं। अगर मैं कहूं कि हम में से उस समय थोड़ी बहुत अच्छी हालत में था तो वो था रमन, क्योंकि रमन इन सब से तनिक भी नहीं डरता था। रमन मुझसे बोला, एक बार ये लड़की मेरे सामने आ जाए जैसे पहले थी, उसका बाल पकड़कर इसी में भूत की बच्ची बनाऊंगा। रमन गालियां देता हुआ चल रहा था। तभी अचानक एक मोटी सी लकड़ी रमन के पीठ पर लगती है। रमन दर्द के मारे कराह उठता है। मैं समझ गया था कि इस बार लड़की रमन के ठीक पीछे ही चल रही थी। तभी उसने सुन लिया। रमन पर लकड़ी का एक ही प्रहार रमन को अधमरा कर देता है। वह धीरे धीरे चलने पर विवश हो जाता है।
मैं रमन को समझाता हूं कि इस जगह पर उसके बारे में बुराई करना आ बैल मुझे मार जैसी कहावतों के जैसा है। इसलिए जब तक हम सही सलामत और सुरक्षित बाहर ना निकल जाएं, तब तक हमें किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रमन के मुंह से अब कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। वह आह 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 कहे जा रहा था। उसकी कराहने की आवाज से ही समझ गया था कि चोट काफी गहरी आई होगी। रमन की हालत देखकर तो मेरे हाथ पैर सुन हो गए, लेकिन खुशी की बात यह थी कि रमन अभी चल फिर सकता था। यदि रमन को कुछ भी हो जाता तो समझो मैं जीते जी मर चुका था। अभी रमन की ही बात चल रही थी कि अचानक आगे से एक ताऊ का सर पत्थर पर लड़ गया। उनका सर बुरी तरह से फट गया और खून आने लगा। उस पर हमने एक कपड़ा फाड़कर उनके सर पर बांधा और आगे चलने को तैयार किया। वह तो जिद पकड़कर बैठ चुके थे कि बेटा मुझे मर जाने दो, तुम लोग आगे जाओ। परंतु इंसानियत भी कोई चीज होती है। दोस्तों, यह कहानी बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए हमने इसके 2 भाग कर दिए। इसका दूसरा भाग हम जल्द ही अपलोड करेंगे। दोस्तों, पिछली कहानी पर जिन्होंने कमेंट किया उनका नाम है हेतल पटेल। हेतल पटेल जी, आप तो हमारी फैमिली का हिस्सा ही बन गई हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलेंगे इसके दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।